नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन में बस आदत हो चलने की, मुसीबतों में गिरकर संभलने की। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। कहाँ क्या कमी रह गई है समझो और सुधार करो। जीवन की कठिन परिस्थितियों में बदलाव के लिए आवश्यक है कि त्रुटि को पहचाना जाए और उसमें सुधार किया जाए। ठीक इसी तरह से जब हृदय की विफलता यानी हार्ट फेलियर की स्थिति होती है, हृदय ठीक से कार्य नहीं करता, तो कई बार उसे बदलने की आवश्यकता होती है। यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हार्ट को बदलना आवश्यक हो जाता है। आज हम विशेष तौर पर बात करेंगे हृदय के प्रत्यारोपण की। क्या है ये प्रक्रिया और किस तरह की चुनौतियां होती हैं ऐसे में विशेषज्ञों के सामने, किस तरह से हार्ट ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया की जाती है और कैसे इसकी सफलता की दर को बढ़ाया जाता है, ये जानेंगे विशेषज्ञों से। समझ लेते हैं कि दरअसल ऑर्गन ट्रांसप्लांट का महत्व क्या है और कौन सी वो स्थितियां हैं जिसमें आवश्यकता हो सकती है हृदय के प्रत्यारोपण की। हृदय प्रत्यारोपण एक शल्य चिकित्सा की प्रक्रिया है जिसे ऐसी अवस्था में किया जाता है जब हृदय विफलता की अंतिम अवस्था में हो या जिसे गंभीर कॉरोनरी धमनी रोग हो। हृदय फेल होने की स्थिति में हृदय के प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है। हृदय प्रत्यारोपण में ऑपरेशन या सर्जरी के माध्यम से एक प्रभावित या खराब हृदय को स्वस्थ हृदय से बदल दिया जाता है। हृदय प्रत्यारोपण एक ऐसा उपचार है जिसे आमतौर पर उन लोगों में किया जाता है जिनकी स्थिति में दवाओं या अन्य सर्जरी से पर्याप्त सुधार नहीं हुआ हो। हृदय प्रत्यारोपण एक बड़ी सर्जरी है जिसमें अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। हार्ट फेलियर यानी हृदय का कार्य करना बंद कर देना। ऐसी स्थिति कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है। कॉर्नरी धमनी रोग यानी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, हृदयाघात, हृदय की मांसपेशियों के कमजोर होने पर, रूमेटिक हार्ट डिजीज, हृदय के वाल्व खराब होना या वाल्व खराब होने पर हृदय को रक्त प्रवाह नहीं मिलता। ऐसे में हृदय विफल होने लगता है। हृदय प्रत्यारोपण से पूर्व रोगी की कई विशिष्ट जांच की जाती है जिसके बाद ही हृदय को प्रत्यारोपित किया जाता है। हृदय प्रत्यारोपण के बाद व्यक्ति कुछ ही समय में स्वस्थ हो जाता है और सामान्य जीवन जी सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। आज हम विशेषज्ञों से जानेंगे हार्ट ट्रांसप्लांट की पूरी प्रक्रिया के बारे में और कौन सी वो बातें हैं जिनका ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। ऐसे में हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद का जीवन कैसा होता है और कौन सी सावधानियां रखनी है, ये तमाम बातें बताएंगे। स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय ग्रोवर, आप प्रोफेसर एंड हेड है कार्डियोवैस्कुलर थोरेसिक एंड सर्जरी फ्रॉम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर मिलिंद होते, प्रोफेसर कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट है आज का विषय। इससे संबंधित अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं या फिर कोई इससे जुड़ी समस्या जिसका समाधान हमारे विशेषज्ञों से लेना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए समझते हैं कि किस तरह से होती है हार्ट ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया और कितनी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है उस व्यक्ति के लिए जिसका हृदय विफल हो रहा है। सबसे पहले डॉक्टर ग्रोवर, आपसे समझना चाहेंगे कि जब व्यक्ति के जीवन बचाने की बात आती है, कितनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानते हैं आप किसी व्यक्ति के हृदय को प्रत्यारोपित किया जा सके और ये प्रक्रिया सफल रूप से हो पाए? हार्ट ट्रांसप्लांट एक उपचार है जो नया नहीं है। 1967 में पहली बार क्रिश्चियन बर्नार्ड ने ट्रांसप्लांट किया था जी। तो उसके बाद से लगभग 5000 ट्रांसप्लांट साल में हो जाते हैं दुनिया भर में। पर हिंदुस्तान में, इंडिया में इसका शुरू होना 94 से ज़्यादा शुरू हुआ। उसके बाद से अब हम कर तो रहे हैं ट्रांसप्लांट, पर काफ़ी कम है परंतु ये एक ऐसा उपचार है जिससे कि इंसान की ज़िंदगी काफ़ी हद तक बदल जाती है। जो पेशेंट बिल्कुल चल नहीं पाता, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सूज जाते हैं, उसके पैर फूल जाते हैं, वो उसको हार्ट ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होने के बाद
एकदम नॉर्मल लाइफ जी सकता है, नॉर्मल प्रोडक्टिविटी कर सकता है, नॉर्मल लाइफ काट सकता है। जी डॉक्टर मिलिंद, हार्ट ट्रांसप्लांट की बात हो तो हार्ट की सर्जरीज कई तरह की होती हैं और अलग अलग जो समस्याएं हैं उनके लिए कई तरह के इलाज के विकल्प उपस्थित हैं। ऐसे में किस रोगी को हृदय के प्रत्यारोपण की आवश्यकता है? क्या कोई इंडिकेशंस हैं या कौन सी स्थितियां जिसमें यह तय किया जाता है कि दूसरे जो उपचार के विकल्प हैं उनसे शायद उतना लाभ या सुधार नहीं होगा, तो अब इस रोगी के लिए ट्रांसप्लांट ही एक बेहतर विकल्प माना जाए? जी, एक्चुअली हार्ट की बीमारियों की वजह से हार्ट का फंक्शनिंग जब वीक हो जाता है उस अवस्था को हार्ट फेलियर कहते हैं। बहुत सारे कारण जैसे अभी आपने बताया उनकी वजह से हार्ट धीरे धीरे फेल होने लगता है जी। तो हार्ट ट्रांसप्लांट एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है और इसमें जो एक जो मेजर फैक्टर है कि डोनर ऑर्गन की जो अवेलेबिलिटी रहती है वो काफ़ी कम रहती है और जो मरीज़ है जिनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो इसलिए हमें ये ऑप्टिमाइज़ करके देखना पड़ता है कि किस मरीज़ का ही हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाए। तो इसीलिए काफ़ी एक स्ट्रिंजेंट स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है जिसके तहत ही हम ये डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को ऑपरेशन ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि पहले उस मरीज़ की सारे उपचार के तरीके इस्तेमाल किए जा चुके हों और जब वो फेल हो रहे हों, जब वो उन उपचारों से उसकी स्थिति इम्प्रूव नहीं हो रही, तभी हम उस मरीज़ को हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए कंसिडर करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और लिस्ट करते हैं। जी डॉक्टर विजय ग्रोवर, कितनी बड़ी टीम इन्वॉल्व होती है, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स या जटिल प्रक्रिया है, किस तरह के एक्सपर्ट्स की आवश्यकता होती है, टीम वर्क कैसे काम करता है? और क्योंकि इसमें इन्फेक्शंस का रिस्क भी है, जिसमें ऑर्गन रिट्रीवल भी होना है, अगर किसी दूसरी जगह हार्ट है तो उसको ट्रांसपोर्ट करके लाना है, तो पूरा एक सिस्टम मिलजुल कर किस तरह से कार्य करता है जिससे पूरी प्रक्रिया सफल हो सके? देखिए, इसमें जो ट्रांसप्लांट का जो पूरा प्रोसेस है उसमें सर्जिकल पार्ट तो सिर्फ 20% ही बचता है, जबकि वो एक तो बड़ा प्रोसीजर है जी और कम जगह पे होता है, परंतु इसके लिए आपको टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत काम हो जाता है। एक तो पहले कोऑर्डिनेट करना कि कहाँ से ऑर्गन, कौन सा पेशेंट को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, उसको प्रायोरिटाइज करना कि कौन से पेशेंट को पहले मिलना चाहिए हार्ट, फिर अवेलेबिलिटी हार्ट, डोनर कहाँ से आएगा, उसके लिए डोनर की क्या क्या जांच होनी चाहिए, वो फिट डोनर है, मैच कर रहा है नहीं कर रहा, ये जांच करनी पड़ती है। उसके बाद उसका जो अगर डोनेशन के जो डोनर के जो फैमिली है उनको कन्विंस होना चाहिए कि वो डोनेशन कर पाए, करने के लिए इच्छुक हों। उसके बाद उसका डोनेशन किस टाइम करा जाएगा, कब किया जाएगा, बाकी ऑर्गन भी डोनेट करने होते हैं उस सेम टाइम पे, जब किडनी भी देने होती है, लिवर भी देना होता है, लंग्स भी देनी होती है, तो सारी टीम्स को एक साथ कोऑर्डिनेट कराना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। उसके बाद ऑर्गन को रिट्रीव करने के बाद ट्रांसपोर्ट करना, एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस फोर्स से, एयरलाइन से ग्रीन कॉरिडोर बनाना, जिससे कि समय बिल्कुल नष्ट ना हो, 4-5 घंटे में प्रक्रिया संपूर्ण हो जाए। और वहाँ जहाँ रेसिपिएंट पेशेंट है उसको भी ओटी में पहुँचाना, वहाँ टीम देखे, वहाँ पर जो आईसीयू सेटअप है उसमें आइसोलेशन की ज़रूरत है, पोस्ट ऑपरेटिव आइसोलेशन, इन्फेक्शन से बचाना, तो बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं इसमें। राइट, कई सारी चुनौतियां रहती हैं और सफल प्रक्रिया हो इसके लिए सब चीज़ों का सही समय पर सही तरीके से काम करना बहुत आवश्यक है। कई ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं डॉक्टर मिलिंद। एक सुदेश जी हैं, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्योंकि हमारे देश में जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार ऑर्गन्स नहीं मिल पाते, विशेष तौर पर हार्ट की ये बात कर रहे हैं। वो ये जानना चाह रहे हैं कि जो प्रायोरिटी लिस्ट बनाई जाती है वो किस आधार पर बनाई जाती है, क्योंकि इनका ये कहना है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो ऑर्गन आया है, विशेष तौर पर अगर हार्ट प्राप्त होता है तो जिसका नंबर है उसकी जगह किसी और को वो हार्ट मिल जाए, क्या ऐसा होता है? हमारे देश में ये रजिस्ट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गन्स नोटो अथॉरिटी देखती है। नोटो के उनके अगले डिविजन्स हैं रोटो और सोटो। तो हर एक स्टेट में जिन भी हॉस्पिटल्स में हार्ट ट्रांसप्लांट के मरीज़ रजिस्टर्ड है उनकी एक रजिस्ट्री बनती है स्टेट लेवल पे, फिर रीजनल लेवल पे और फिर नेशनल लेवल पे। तो जब भी एक पोटेंशियल डोनर होता है किसी भी हिस्से के देश के किसी भी हिस्से में, तो उसकी इन्फॉर्मेशन नोटो तक पहुंचती है और वो फिर इस एलोकेशन प्रोसेस को कार्यान्वित करता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि पेशेंट्स उस जोन में ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई डोनर गुजरात में है तो गुजरात या महाराष्ट्र एरिया में, यानी कि वेस्टर्न रोटो में इसका एलोकेशन होगा।
और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे ट्रीटिंग टीम को अगर लगता है कि उनका कोई पर्टिकुलर पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार है और सुपर अर्जेंट कैटेगरी में है, तो अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन नोटों को रिक्वेस्ट की तरह से भेजी जाती है, और उनको अगर लगता है कि हाँ ये पेशेंट सुपर अर्जेंट कैटेगरी में है, तो देश में कहीं भी मैचिंग ऑर्गन अगर हो तो उसको सारी प्रायोरिटी हटा के पहले उस पेशेंट को जो सुपर अर्जेंट कैटेगरी में है उसको एलोकेट किया जा सकता है। जी डॉक्टर ग्रोवर, एक सवाल है सुरभि जी का, वो ये जानना चाह रही हैं कि क्या जिस तरह से दूसरे ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिगर या किडनी की बात करें, उस तरह की कॉम्प्लेक्स मैचिंग हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए भी क्या अनिवार्य होती है? क्रॉस मैचिंग तो ज़्यादातर सेम ही है, परंतु प्रक्रिया में एक फ़र्क, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फ़र्क है कि किडनी और लिवर जो है लाइव डोनर से लिया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम जी। उसमें तो जो डोनर है उसका एक किडनी निकाल ली, लिवर का कुछ पार्ट ले लिया, तो उसमें डोनर की प्रक्रिया अलग हो जाती है, और ट्रांसपोर्ट तो सिमिलर ही सिस्टम है ट्रांसपोर्ट करने का। मैचिंग में हार्ट का कंपैरेटिवली जो इम्यूनोजेनिक रिएक्शन है वो किडनी और लिवर से थोड़ा कम है। जो HLA टाइपिंग जो प्रक्रिया करते हैं वो अब हार्ट पे थोड़ा कम करते हैं एज़ कम्पेयर टू किडनी एंड लिवर, तो उसमें मैचिंग थोड़ी ज़्यादा आसान है इस मामले में। राइट। डॉक्टर मिलिंद, किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट करना है तो क्या इंडिकेशंस देखे जाते हैं, किस तरह से सर्जरी प्लान की जाती है, और क्या एडवांस टेक्निक्स आप बताना चाहेंगे जो आप पिछले वर्षों की अपेक्षा अब देखते हैं, जिसके अंदर एक ऑर्गन निकाला गया, हार्ट लिया गया और उसको जो रोगी है उस तक पहुंचाकर लगाने की जो प्रक्रिया है, उसको सुरक्षित रखने की जो प्रक्रिया है, क्या इसमें कुछ नई तकनीकें या नए विकल्प उपयोग किए जा रहे हैं? जी, इंडिकेशंस की अगर हम बात करें तो 2 इम्पॉर्टेंट इंडिकेशंस है हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए। ये उन्हीं पेशेंट्स के लिए किया जाता है जिनको स्टेज D हार्ट फेलियर यानी कि एडवांस्ड हार्ट फेलियर है, और जो कॉमन इंडिकेशन है, एक तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ यानी कि पहले हार्ट अटैक आया हुआ हो मरीज़ को, उसकी वजह से हार्ट कमज़ोर हो गया हो, और दूसरा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जिसमें कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से मरीज़ का हार्ट कमज़ोर हो जाता है। ये 100 में से 90% से ज़्यादा इंडिकेशंस बनते हैं इन 2 ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में। जी। बाकी जो ट्रांसप्लांट की जो प्रक्रिया है वो पिछले 50 वर्षों में काफ़ी परिपक्वता आ गई है उसमें, और जो दवाइयाँ दी जाती हैं मरीज़ का इम्यूनोजेनिक रिएक्शन कंट्रोल करने के लिए वो भी काफ़ी बेहतर हो गई हैं। जो ऑर्गन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस हैं वो भी काफ़ी एडवांस हो गए हैं, इम्प्रूव हो गए हैं। प्लस जो ऑपरेशन के दौरान हम जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी ऑपरेशन के बाद हार्ट का फंक्शन काफ़ी अच्छा हो गया है। जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड आपने बात उठाई उसमें ये है कि आजकल एक एडवांस्ड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म मशीनरी आ गई है जिसमें हम हार्ट को उस मशीन में डाल के कंटिन्यूसली बीटिंग भी रख सकते हैं। इसका कॉस्ट अभी बहुत ज़्यादा है, बट उम्मीद है कि अगले 3-4 साल में भारत में भी यह टेक्निक यूज़ की जाएगी। इस मशीन का मेन फ़ायदा ये है कि जो ट्रांसपोर्ट में जो हमें 4 घंटे का जो मैक्सिमम टाइम लिमिट अलाउ होता था वो हम बढ़ा के 6 से 8 घंटे कर सकते हैं। जी, आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में। ये जानकारी जारी रखेंगे, यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए टोटल हेल्थ। मेरे एक वोट से मोदी जी ने ढेर सारे एम्स खोले, सस्ती दवा, मुफ्त इलाज दिलाया। अब मेरे वोट से हम 70 साल के ऊपर के सीनियर सिटीजन को मुफ्त इलाज मिलेगा। ये है मोदी की गारंटी, और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। हृदय के प्रत्यारोपण के विषय में हम बात कर रहे हैं। हमने जान लिया है कि ये प्रक्रिया किस तरह से की जाती है और इसके बाद रोगी का जीवन कैसा होगा, ये समझ लेते हैं विशेषज्ञों से। डॉक्टर ग्रोवर, एक बार जब व्यक्ति का जो ट्रांसप्लांट है वो पूर्ण हो जाता है, जो सफलता है उसे कब माना जाता है? प्रोसीजर पूरा हो गया उसके बाद, या एक समय अवधि है जिसमें ये देखा जाता है कि कहीं जो हार्ट है वो रिजेक्ट तो नहीं हो रहा, या इस तरह की चीज़ें, और फिर जो सर्जरी या ट्रांसप्लांट है उसे सक्सेसफुल लेबल किया जाता है? देखिए, इमीडिएट सक्सेस तो होता है कि हार्ट की एक्टिविटी आ जाती है ऑन टेबल। ऑपरेशन लगाया आपने, नया हार्ट लगाया, नया हार्ट काम करने लगा, चाहे दवाइयों के जोर से चाहे मशीनरी की जोर से हार्ट का फंक्शन इम्प्रूव कर गया। डोनर हार्ट आके रेसिपिएंट ऑर्गन में आके
रिसिपिएंट हार्ट की जगह पे काम करने लगा और वहाँ पर उसका ब्लड प्रेशर जनरेट करने लगा, ईसीजी नॉर्मल आ गया, उसका हम कहते हैं कि इमीडिएट रिकवरी। उसके बाद आईसीयू पे पहुँचाते हैं पेशेंट को, कई चीज़ें दवाइयाँ चल रही होती हैं, उन दवाइयों को कम करते हैं, वेंटिलेटर से निकालते हैं, तो दैट इज़ द सेकंड स्टेज ऑफ रिकवरी। उसके बाद स्टेज आता है जब पेशेंट का हार्ट का फंक्शन बार बार एसेस होता है इकोकार्डियोग्राफी के हिसाब से, और हमें कब उससे पता चलता है कि हार्ट का कितना फंक्शन सही है, और कहीं अगर पुअर फंक्शन है तो किस वजह से पुअर फंक्शन है, कहीं रिजेक्शन तो नहीं हो रहा है। कई बार इम्यूनो सप्रेशन के बावजूद भी कई बार थोड़ा रिएक्शन हो जाता है, रिजेक्शन के चांसेस हो जाते हैं, तो उसमें हमें कई बार ध्यान देना पड़ता है कि हमें सपोर्ट ज़्यादा देना पड़ जाता है हार्ट को, या दवाइयाँ बढ़ानी पड़ सकती हैं। उसके बाद इवन आप एक्सटुबेशन के बाद वेंटिलेटर से निकालने के बाद भी प्रक्रिया देखते रहते हैं, जांच करते रहते हैं कि हार्ट का फंक्शन में कोई थोड़ा सा भी डाउट होता है, और कुछ तो रूटीनली हम एंडोमायोकार्डियल बायोप्सी करते हैं, जिससे कि हम हार्ट की मसल की एक बायोप्सी निकालते हैं कैथ लैब में जाके, जिससे पता चलता है कि रिजेक्शन के चांसेस है कि नहीं है। रिजेक्शन के चांसेस है, उस हिसाब से हमें दवाइयों का बढ़ाना पड़ता है या कम करना पड़ता है। जी डॉक्टर मिलिंद, क्या ऐसी भी संभावना कई बार होती है क्योंकि क्रिटिकली इल पेशेंट्स हैं, उनको हार्ट के अलावा दूसरी भी समस्याएं हों, और अगर आवश्यकता है तो मल्टीपल ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट करने हैं या मान लीजिए किडनी ट्रांसप्लांट करनी है, क्या ऐसा होता है कि एक ही समय पर दो तरह के या मल्टीपल ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाए? नॉर्मली हम ये देखते हैं कि अगर मरीज़ का हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो उसकी हेल्थ इतनी अच्छी हो कि बाकी ऑर्गन्स ठीक काम कर रहे हो, जैसे कि लीवर, किडनी और लंग्स। बट कुछ मरीज़ों में, जैसा आपने कहा, ऐसा होता है कि उसका लीवर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो, या फिर किडनी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो, या कई बार लंग्स भी ख़राब हो, तो ऐसे में कंबाइंड ट्रांसप्लांटेशन डेफिनेटली एक ऑप्शन है। और 100 में से करीब 2 या 3% पेशेंट्स में ऐसे कंबाइंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हार्ट एंड लंग या फिर हार्ट एंड लिवर या हार्ट एंड किडनी का ट्रांसप्लांट करना पड़े। जी एक बार ट्रांसप्लांट या प्रत्यारोपण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए डॉक्टर ग्रोवर, तो कार्डियक रिहैबिलिटेशन की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे जो रोगी है जिसका ट्रांसप्लांट हो गया है उसका स्वास्थ्य बेहतर हो और जो रोज़मर्रा के कार्य हैं, दिनचर्या, उसके अंदर वो नॉर्मल लाइफ रूटीन में वापस आ सके? जो भी रेसिपिएंट है जिसको हार्ट ट्रांसप्लांट होना है, उसके लिए हम प्रक्रिया उसके ऑपरेशन से पहले ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसको समझाना पड़ता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आने वाला है, आपको कई दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, आपको इन्फेक्शन से दूर रहना पड़ेगा, आपको घर की सफाई रखनी पड़ेगी, आपको लोगों से कम मिलना होगा, एटलीस्ट कम से कम पहले 3 से 6 महीने से 1 साल तक, और आपको क्योंकि इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स मिलनी है तो इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। तो एक तो ये प्रक्रिया है, तो उनको मेंटली भी साउंड होना चाहिए, समझना चाहिए सारी बातें। दूसरा है फिजियोथेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिजियोथेरेपी लंग के लिए कि इन्फेक्शन ना हो, बलगम ना हो, निमोनिया के चांसेस ना हो, और बाकी रिहैबिलिटेशन के उन चल सके, पूरी तरह एक्सरसाइज कर सके, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है पोस्ट ट्रांसप्लांट। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में। कुछ और भ्रमों को दूर करने की कोशिश करते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय ग्रोवर, हमारे साथ हैं डॉक्टर मिलिंद होते, और इनसे हम जान रहे हैं कि कितनी तरह से इस प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने की कोशिश की जाती है। रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड में छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर ग्रोवर आपसे कि क्या हार्ट ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया को पहला विकल्प मानना चाहिए इलाज का? पहला तो नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पहले तो दवाइयाँ देनी चाहिए जी। उसके बाद आजकल पेसमेकर थेरेपी आ चुकी है, जिसमें कॉम्बो थेरेपी है, उसके बाद ही आप हार्ट ट्रांसप्लांट ले आना चाहिए। डॉक्टर मिलिंद, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स के लिए भी क्या कभी कभी हार्ट ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता हो सकती है? बहुत ज़्यादा जटिल कॉम्प्लेक्स कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ हो तो हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। जी डॉक्टर ग्रोवर, इनमें से कौन सी अवस्था में ट्रांसप्लांट की आवश्यकता हो सकती है, कार्डियोमायोपैथी में या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की अवस्था में? जैसे कि डॉक्टर मिलिंद ने पहले ही बताया था, मेजॉरिटी ऑफ द कॉजेज कार्डियोमायोपैथी होता है और इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ होता है। तो सबसे दे कवर 99% ऑफ द पॉपुलेशन। राइट। इसके अलावा क्या अरिथमियाज, यानी अगर दिल की धड़कन असामान्य है और पेसमेकर्स या डिवाइसेस काम नहीं कर रही हैं या वाल्व में खराबी हो, तो क्या ऐसे में भी हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाना चाहिए या इसकी आवश्यकता होती है? डॉक्टर मिलिंद जी, ये कम इंडिकेशन है, बट यस, अगर मरीज़ को इन थेरेपी से फ़ायदा नहीं हो रहा तो ये इंडिकेशन बनते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए। डॉक्टर ग्रोवर, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि छोटे बच्चे और वृद्ध लोग अपने हृदय या ऑर्गन्स का
डोनेशन नहीं कर सकते, एक डोनर नहीं बन सकते, क्या ऐसा सही है? देखिए, ज़्यादातर हम 60 साल की उम्र के आसपास से डोनेशन ले लेते हैं, उसके ऊपर हम ज़्यादातर नहीं लेते क्योंकि बाकी उनकी कंडीशंस काफ़ी पूरी तरह ठीक नहीं होती हैं जी। परंतु बच्चों का डोनेशन तो हमेशा ही चाहिए होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, राइट। उनको भी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, तो साइज़ मैच करने के लिए बच्चों का डोनेशन भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर मिलिंद, अगर किसी व्यक्ति को हृदय रोग हो, हृदय धमनी रोग यानी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, या कोई बीपी का पेशेंट है या डायबिटिक है, तो क्या वो एक डोनर हो सकता है या अपने ऑर्गन्स प्लेज कर सकता है? डेफिनेटली डोनेशन प्लेज कर सकते हैं, और जब हार्वेस्टिंग टीम पहले असेस करती है ऑर्गन डोनर को, उसमें अगर हार्ट में ऐसी कोई ज़्यादा बीमारी नहीं है डायबिटीज या हाइपरटेंशन की वजह से, तो वो हार्ट यूज़ किया जा सकता है फॉर ट्रांसप्लांट पर्पस। जी, अगर एक बार हार्ट ट्रांसप्लांट रिजेक्ट हो जाए तो क्या उसे बार बार दोहराया जा सकता है डॉक्टर ग्रोवर? इसका रिजेक्शन का कारण क्या है वो देखना चाहिए। रिजेक्शन का कारण देख के ही डिसाइड किया जाता है कि दोबारा हो सकता है, हो तो सकता ही है, थोड़ा ज़्यादा जटिल प्रक्रिया होती है, परंतु डेफिनेटली रीट्रांसप्लांट ऑप्शन है। जी डॉक्टर मिलिंद, क्या जो लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड नहीं हैं क्योंकि महंगा इलाज होता है इसका, क्या उनके लिए कोई सपोर्ट अवेलेबल है फाइनेंसेस की अगर बात की जाए? बहुत सारे स्टेट्स में काफ़ी अच्छी स्कीम्स हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करती है पेशेंट्स को फाइनेंशियली। रफली कॉस्ट हार्ट ट्रांसप्लांट का 15 लाख तक होता है, और बहुत सारे स्टेट्स में ये कंप्लीट सपोर्ट पेशेंट को मिलता है। यदि रोगी जिसे ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, हृदय प्रत्यारोपण की ज़रूरत है, यदि वो धूम्रपान करता है या शराब का सेवन करता है, तो क्या उसके लिए खतरा बढ़ जाता है डॉक्टर ग्रोवर? डेफिनेटली बहुत स्मोकिंग तो सबसे बड़ा कारण है हार्ट डिजीज़ होने का। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का सबसे बड़ा मेन कारण ही स्मोकिंग है। तो नए हार्ट पे अगर आप स्मोकिंग का वो चलाते रहेंगे तो वो नया हार्ट भी काम करना बंद कर जाएगा। जी, तो ये तो बहुत ज़रूरी। डॉक्टर मिलिंद, क्या इंडिकेशंस या साइंस बताना चाहेंगे जिससे व्यक्ति को ट्रांसप्लांट के बाद ये पता चल जाए कि खतरा है या हार्ट रिजेक्शन की स्थिति उत्पन्न हो रही है, और तुरंत एक विशेषज्ञ से वो परामर्श ले? मरीज़ को सिम्टम्स होंगे जैसे कि उसको लगेगा कि मेरी धड़कन बढ़ रही है, या फिर उसको पैरों में हल्की सूजन आने लगेगी, या फिर उसको भूख लगना बंद हो जाएगा, और फिर उसको उल्टियाँ हो सकती है। ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे इंडिकेशन मिलता है कि हार्ट धीरे धीरे रिजेक्ट हो रहा है। जी, इम्यूनोसप्रेसेंट्स जो हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद दवाएं रोगी को दी जाती हैं, क्या उनसे अन्य संक्रमण का खतरा या गुर्दे के खराब होने की संभावना रहती है डॉक्टर ग्रोवर? डेफिनेटली। अब जैसे ट्रैक्लोलिबस एक रूटीन ड्रग है जो दी जाती है पेशेंट्स को, उसका अफेक्ट किडनी पे डेफिनेट पड़ता ही है, गुर्दे पे। तो इसलिए हमें किडनी की जांच करते रहना चाहिए। साधारण उसका लेवल भी चेक करते रहते हैं, ब्लड लेवल भी चेक करते रहते हैं कि इस लेवल की मेंटेन रखें, तो डोज उस हिसाब से एडजस्ट की जाती है। जी डॉक्टर मिलिंद, ट्रांसप्लांट के बाद फॉलोअप्स का कितना महत्व है और जीवन शैली में किस तरह के बदलाव अनिवार्य हो जाते हैं? मरीज़ को बिल्कुल डेफिनेट कांटेक्ट में रहना चाहिए फॉलोअप के लिए अपने हॉस्पिटल से। शुरू में हम हर महीने फॉलोअप करते हैं, और धीरे धीरे जब ऑपरेशन का टाइम बढ़ जाता है तो करीब 1 साल में एक बार फॉलोअप करते हैं। इसके अलावा बीच में जब भी दिक्कत हो मरीज़ को तो तुरंत उसको अस्पताल को रिपोर्ट करना चाहिए। जीवन शैली का ये है कि उसको सारे जो एहतियात जो ट्रीटिंग टीम बताती है उनको फॉलो करना चाहिए, और इन्फेक्शन ना हो किसी भी वजह से, जैसे कि सांस में जैसे कुछ पोल्यूटेंट है उसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर ग्रोवर, किस तरह से हार्ट फेलियर के खतरे को कम किया जा सकता है, क्योंकि बेहतर यह होगा कि हार्ट ट्रांसप्लांट की नौबत ही ना आए? क्या संदेश देना चाहेंगे व्यूअर्स को? ये तो जागरूकता बढ़नी चाहिए कि हार्ट फेलियर है आपको, इसलिए कि आपके कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए जहाँ आपके पास पैर सूज रहे हैं या सांस फूल रहा है, जांच होनी चाहिए पूरी तरह। और दवाइयों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वो है, दवाई टाइम पे लेनी चाहिए, बिल्कुल कार्डियोलॉजिस्ट के हिसाब से एडवाइस लेना चाहिए। और दवाइयाँ कई बार बढ़ानी पड़ती है, कम करनी पड़ती हैं, और अस्पताल में आते रहना पड़ता है, वो बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है मरीज़ को, क्योंकि ट्रांसप्लांट तो लास्ट ही ऑप्शन है। राइट। डॉक्टर मिलिंद, ऐसे लोग जो चाहते हैं कि अपने ऑर्गन्स प्लेज करें लेकिन कहाँ जाएंगे समझ नहीं आता, और वो लोग जो ट्रांसप्लांट के लिए सोच रहे हैं, एक सही अस्पताल का चुनाव कैसे करें? आपका संदेश? जो व्यक्ति या जो परिवार ऑर्गन डोनेशन में एक्टिव होना चाहते हैं वो तुरंत नोटो की वेबसाइट पे विजिट करें। उसमें ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है जिसमें आप अपना प्लेज कर सकते हैं। और जो पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि उनके हार्ट में कुछ
जैसे डायग्नोस किया गया है कि बीमारी है और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, वो नोटो की वेबसाइट में ही बहुत सारे हॉस्पिटल्स की लिस्ट है और निकटतम हॉस्पिटल में जाके वो अपने आप को जांच करवा के रजिस्टर करवा सकते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर मिलिंद होते। डॉक्टर विजय ग्रोवर, आपने विस्तार से बताया है कि किस तरह से सुरक्षित बनाई जा सकती है हृदय के प्रत्यारोपण की प्रक्रिया। एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है जिसमें डॉक्टर्स की एक पूरी टीम मिलकर काम करती है। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनका ध्यान रखा जाता है और रोगी के जीवन के लिए एक बेहतर कदम साबित हो सकती है, जीवन रक्षक हो सकती है। लेकिन अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने के उपाय बड़े नहीं, छोटे लेकिन महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप अपनी जीवन शैली को स्वस्थ रखते हैं, उन कारकों को जान लेते हैं जो आपके हृदय के लिए खतरा हो सकते हैं, उनको दूर रखते हैं, तो संभावना कम होती है कि आपको हृदय रोग हो। और यदि लक्षण आ रहे हैं तो समय नष्ट न करें, तुरंत एक विशेषज्ञ के पास जाएं और सही इलाज लें। जानकारी और जागरूकता अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने का एक बेहतर माध्यम है। ये सिलसिला टोटल हेल्थ के माध्यम से आपके लिए ऐसे ही जारी रखेंगे और आपको बताते रहेंगे बेहतर स्वास्थ्य पाने के उपयोगी विकल्प। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।